हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं इससे पहले भी कई बार बोल चुका हूँ और आज की बात में मैं बात करूँगा इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के ऑन गोइंग इलेक्शन के बारे में। मेरा स्टैंड ऑलमोस्ट सभी लोगों को क्लियर है। मैं किसी भी ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और किसी का भी हिस्सा नहीं हूँ। जो देख रहा हूँ, जो डिफरेंट डिस्कशंस ग्रुप बने हुए उनमें पढ़ रहा हूँ, लोगों से फ़ोन पे बात हो रही है, उसी के बेसिस पर जो मेरी सोच है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले तो कुछ लोग इस बात को कह रहे कि भाई इस साल क्या वजह है कि इलेक्शन में बड़ी बिटरनेस भी है, बहुत कैंडिडेट्स भी हैं, बड़ी धूमधाम भी है, बड़ी दावतें भी हैं, बड़ी मीटिंग्स भी हैं, ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से ये आप सबको समझना चाहिए कि इससे पहले हमेशा, क्योंकि सिराज कुरैशी साहब एलिजिबल होते थे, वो इलेक्शन लड़ते थे और उनका एक पैनल होता था और सबको ये अंदाज़ा होता था कि उस पैनल को आप हरा नहीं सकते। लिहाजा जस्ट फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन कुछ लोग इलेक्शन लड़ते थे और बड़े बड़े दिग्गज, अब जरा गौर करिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब जो आजकल गवर्नर हैं आरएसएस से, आज का जो आपका कैंडिडेट है उससे भी ज़्यादा उनके घनिष्ठ संबंध है, सलमान खुर्शीद साहब, ऐसे ऐसे लोग आए और सिराज साहब ने हरा दिया। तो देखिए ये वोट का खेल है, किसके साथ कितने वोट हैं ये सभी जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स 40-42 हज़ार हैं, मेंबर्स, लाइव मेंबर्स 4,200 के आसपास, और अब वोटिंग राइट सिर्फ 2,000 समथिंग का है, बहुत ज़्यादा नहीं। सिराज साहब का चूँकि वो ही नॉट एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट फॉर द प्रेसिडेंटशिप, तो इसलिए लोगों की हिम्मत बढ़ी है और इस वक्त 7 लोग खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के लिए, 7 लोग खड़े हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, एंड अराउंड 40 फॉर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड मोर देन अराउंड 9 और 10 फॉर एग्जीक्यूटिव। तो टोटल 13 कैंडिडेट्स का इलेक्शन है, एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, 6 बीओटी, 7 बीओटी, 13, 11 और 2, 9 और उसके बाद 4 एग्जीक्यूटिव, तो टोटल 13 है। देखिए मेरी तकरीबन जितने भी ग्रुप्स हैं सभी लोगों से बात हुई, आप लोगों के भी आपस में सबसे, चाहे आप उसके सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग आपस में बात करते हैं और करनी भी चाहिए। इलेक्शन को ऐसा मत बनाइए जो बाद में हम एक दूसरे की शक्ल ना देख सकें, एक दूसरे से बात ना कर सकें। इसे इलेक्शन तक रखिए, इसलिए लैंग्वेज के ऊपर भी कंट्रोल रखिए। बात तो सही करिए, अगर कहीं कुछ गलत है तो उसे बोलना तो है आपको, लेकिन उसमें ज़बान को थोड़ा सा ऐसा ना करें कल को उन्हें फेस करने में परेशानी हो, क्योंकि बाद में तो हमें सबको साथ ही मिल करके रहना है। अब जो इसमें बात आ रही है, कई लोगों ने मुझसे फ़ोन पे बताया कि कुछ कैंडिडेट्स तो दे आर प्लेइंग मायावती ऑफ इंडिया इस्लामिक सेंटर। आई होप यू नो व्हाट डज इट मीन। मायावती का काम सिर्फ और सिर्फ ये है
कि मुसलमानों का वोट में बिखराव करें, उनसे पैसा फाइनेंशियली वीक करें और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचे। तो आप समझ सकते हैं लोगों का कहना है कि इनमें कुछ कैंडिडेट्स का रोल सिर्फ यहीं तक है कि वोटों को डिवाइड कैसे किया जाए। डिवाइड करके फ़ायदा किसे होगा? फ़ायदा तो सिराज साहब के पैनल ही को होगा ना। और ये पहली बात है इस सातों में कि पैनल इज़ ऑलवेज इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन सिराज साहब के पैनल में कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट हैं वो कोई और हैं, सिराज साहब नहीं। जो मैंने पहले भी कहा कि सिराज साहब से बाय एंड लार्ज किसी को शिकायत नहीं, और मैं ख़ास तौर से के साथ देखा, उनकी वर्किंग देखी। मैं कुछ लोगों को हो सकता है पसंद ना करूं, मेरी मर्ज़ी है, आई एम नॉट अंडर प्रेशर, लेकिन सिराज साहब से पर्सनली कोई बात नहीं है। वो अच्छे आदमी है, अच्छा ही उन्हें मानता हूँ। अब सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि पिछले 20 साल में कुछ नहीं हुआ। उसकी दो वजह है। एक तो उसमें जिम्मेदार अकेले सिराज साहब नहीं, और लोग भी हैं। दूसरी बात मेरी यह है कहने की कि जब एक पैनल को एज ए होल आप इलेक्ट करते हैं तो उनमें ज़ाहिर एक लीडर होता है, सदर, बाकी सब उसके साथ होते हैं। तो ना तो उनकी हिम्मत कभी भी किसी मामले पर डिसेंट करने की होती है, ना ही अपनी राय देने की होती है। तो एक अच्छाई भी है उसमें कि हर चीज़ यूनानिमसली होती है, लेकिन वो एक आदमी की मनमानी होती है, जो चाहे जैसे चाहे वो सेंटर को चलाते हैं। चूँकि दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अपोजिशन मुल्क के मामला हो, असेंबली पार्लियामेंट के अपोजिशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होने से ये होता है कि एक कंट्रोल होता है रूलिंग पार्टी के ऊपर, आप अपने सजेशन देते हैं, उन्हें सुनना पड़ता है। जो हुआ हिंदुस्तान में कि 10 साल तक अपोजिशन की तो हैसियत क्या है, मोदी जी ने अपने एमपीज की भी, किसी की, ये मिनिस्टर की हिम्मत नहीं थी उनसे सवाल कर ले या उनसे कुछ पूछ ले, क्योंकि ही वॉज ऑल पावरफुल और वोट उनके नाम पर मिलता था, और जो लोगों को मुराद दे रहे वो भी अपने नाम पर दे रहे थे। लेकिन आपने देखा इलेक्शन के बाद क्या हुआ है, सिंपल मेजोरिटी नहीं, देर सबेर लोग समझते हैं हरकतों, 240 पर रुके। और शायद जो डिफरेंट कॉर्नर से आवाज़ आ रही है कि 240 मशीन की वजह से, वरना 190 ही रहते हैं। लिहाजा मेरी पहली तो राय ये है कि आप किसी पूरे पैनल की बात ना करें। पैनल वालों की तो मजबूरी है, वो तो पैनल ही के लिए मांगेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। मैं ये भी देख रहा हूँ बहुत से पैनल्स के लोग ये कह रहे हैं साहब आप हमारा ख्याल रखिए, पैनल की बात हम नहीं कर रहे आपसे। तो इससे ये भी साबित होता है कि कोई आदमी पैनल या किसी के चक्कर में, सब आप अपने चक्कर में, एक बड़ी चीज़ नज़र आ रही है, उस पर कब्जा करना है। वो लोग नेक नियत से नो डाउट खिदमत भी करना चाहते हैं। तो ये कहना कि सब ही नेक नियति से हैं या सब ऑनेस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। लिहाजा वोटर्स की जिम्मेदारी है, अगर आप किसी पैनल से जुड़े भी हुए हैं तो 13 में से 6 या 7 उस पैनल को दीजिए, और दूसरे पैनल्स में जो अच्छे लोग हैं उन्हें दीजिए। आप सबको मालूम है कि हर पैनल में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं और बहुत ही बुरे लोग भी हैं। कम अच्छे कह दीजिए तो वर्ड ये बहुत अच्छा लगेगा कि कम अच्छे हैं, लेकिन ऑब्लिक करके यानी बुरे भी हैं। तो वोट देने से पहले जिन कैंडिडेट को उनकी बैकग्राउंड भी देखिए, उनकी हिस्ट्री भी देखिए, उन्होंने ज़िंदगी में अचीव क्या किया है ये भी देखिए।
यही नहीं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप कुछ रहे और ये तमगा लगा के कि मैं एमयू का ओल्ड बॉय हूँ। सो व्हाट? एमयू ने तो IAS IPS गवर्नर्स मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी बनाए, लेकिन एमयू ने चपरासी और क्लर्क भी बनाए। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, मेरे यहाँ खुद आई वॉज प्रिंसिपल, MA AMU से ही वॉज गेट कीपर और उसी पर रिटायर हुआ। दूसरे साहब थे PhD इन मैथमेटिक्स, ही वॉज LDC एज ए क्लर्क, रिटायर हो गया। PhD क्यों? कि सुपरवाइजर अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए PhD करा देते हैं, कैंडिडेट को आता जाता नहीं। तो ये सब होता है। तो इसलिए आप उसकी हिस्ट्री देखें कि उसके क्या अचीवमेंट है, उसने क्या काम किया, किस तरह का उसका तौर तरीका रहा है, किन किन पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से वो जुड़े हैं, कैसे कैसे उन्होंने पलटी मारी है, कभी आप पार्टी में, कभी समाजवादी पार्टी में, कभी कांग्रेस में, कहीं वक्फ पे कब्जा है। ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए, देखनी पड़ेंगी, देखनी चाहिए। अब आइए आगे, हम ये समझ रहे थे कि शायद 2024 के इलेक्शन के बाद RSS और BJP का कुछ रवैया बदलेगा, और कुछ खबरें भी आई थी कि एक डिस्कशन चल रहा है हाई लेवल पर BJP में भी और RSS में कि जाहिर हिंदुत्व एजेंडा तो हिंदुस्तान में अब चलना नहीं है, दैट हैज बैकफायर। लिहाजा अब जीतने के लिए वो जो पोलराइजेशन 80% गया था वो तो हाथ से निकल गया, तो हम मुसलमानों को कैसे लाएं? पहले पसमंदा का कार्ड चला, वो कामयाब नहीं हुआ। अभी भी सेंटर में बैठकर लोग पसमंदा का चलाना चाह रहे हैं। अरे कम्युनिटी को डिवाइड ना, कम्युनिटी तो वैसे ही ख़त्म है। और नंबर एक तो पसमानदा कोई कम्युनिटी नहीं होती, ये भूल जाइए, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। पसमानदा मीन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, जिसमें कुछ नहीं है। और जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो भी वोटर्स हैं, दे आर हाईली वेल टू डू, उनमें गरीब नहीं है, रक्षा चलाने वाला नहीं है। तो दे नथिंग लाइक पसमानदा। आप पसमानदा के नाम पे लूटे ना, पॉलिटिक्स ना करें। और हाई क्लास, आप खुद ही कहते हैं कि 85% तो पसमानदा है, तो 15% बचे। उस 15% में मैं कहूँगा, अगर वो सो कॉल्ड, जो आप उन्हें कहते हैं, मैं तो नहीं कहता हूँ कि वो श्राफ हैं, तो उनमें भी 10% बिलो द पॉवर्टी लाइन है, 5% पर है। और RSS से भी ये बताएं, उनके स्पोक्स पर्सन जो है वो हाई क्लास वाले हैं, जिन्हें आप वो कह रहे हैं कि पसमानदा को हम गले लगाएंगे, उनके ज़्यादातर स्पोक्स पर्सन वो अशराफ में से। और वो जो टारगेट कर रहे हैं, ये जो आपने मुजफ्फरनगर में किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई, और ताज्जुब ये होगा, आपको अफसोस भी है कि जितने आपके NDA के आपके सपोर्टर थे, सब ने उसे कंडेम किया एक आवाज़ में। यू डिड नॉट गेट सपोर्ट फ्रॉम एनीबडी। और अफसोस की बात ये, हम चुप हैं। तो ये सब पॉलिटिक्स है, इससे सोच समझ करके देखिए। मेरा ये कहना है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल जंग है इस्लामिक सेंटर की, वो बिटवीन टू है। वन RSS सपोर्टिव, अनदर एंटी RSS। और 6 में से 7 में से 6 बता रहे हैं एंटी RSS। एक साहब एडमिट कर रहे हैं कि ही इज़ द कन्वीनर ऑफ द राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। वो चीज़ अलग है कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं। उन पर लैंग्वेज इतनी अच्छी आती है, मैं समझता हूँ किसी पर उतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं है। ही इज हाईली लर्नड पर्सन। तो आपको तय करना है कि ये हैंड ओवर आपको RSS स्पॉन्सर्ड राष्ट्रीय मुस्लिम मंच हेडेड बाय इंद्रेश कुमार जी, आप उसके आदमी को बैठाना चाहते हैं या किसी दूसरे को बैठाना चाहते हैं?
ये आपको तय करना है। और ये याद रखिए, अगर 6 के 6 कैंडिडेट रहते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, उसमें माजिद साहब जीतेंगे। और ये कहना कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, सर्टेनली ऐसा नहीं है। हर आदमी किसी के फेवर में भी है, किसी के अगेंस्ट भी। अगेंस्ट में फॉर वोटिंग, नॉट पर्सनली। चूँकि माजिद साहब बेहद काबिल आदमी हैं, अच्छे डॉक्टर तो बहुत हैं, ऐसे ऐसी बात नहीं। अलीगढ़ में 50 डॉक्टर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल रेप्यूट के हैं। तो ये क्लेम कर लेना कि एक ही डॉक्टर हिंदुस्तान में, ये बहुत बड़ी मिसगाइडिंग चीज़ है। वो अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन और भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको इस्लामिक सेंटर को, चूँकि उनका क्लेम क्या है कि मैं मुसलमानों के लिए के और आरएसएस के बीच में एक गैप पूरा ख़त्म कर रहा हूँ, जो बिटरनेस है उसे ख़त्म। मे बी, आई डोंट डिस्प्यूट, हो सकता है उनकी ये नीयत हो, लेकिन मुसलमान ये भूल जाएं कि आरएसएस कैन बी सॉफ्ट टू दैट। उनकी तो आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन डिवीजन इन द सोसाइटी। वो तो अपने हिंदू ही को गले नहीं लगाते, जो दलित है, उनका ओबीसी है, उसके साथ एक प्लेट में नहीं खा सकते। इवन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिस वक्त अयोध्या में नींव रखी गई राम मंदिर की, उन्हें नहीं आने बुलाया। जिस वक्त पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, तो जो इस वक्त प्रेसिडेंट है उन्हें नहीं बुलाया, क्योंकि वो दलित से हैं, वो दूसरे समाज से, वंचित समाज। तो आपकी तो हैसियत क्या, आप तो 4th नंबर पर आते हैं। दूसरी वो ये कहें, उनकी ये सोच है कि ये जो जिन्हें वो पसमानदा कह रहे हैं, अगेन पसमानदा इज नॉट ए कम्युनिटी, कि वो सब हैं जो ओबीसी और दलित से कन्वर्ट होकर के मुसलमान बने। इसलिए इसका मतलब आपकी हैसियत दलित और उसकी है यार। चूँकि आप कन्वर्ट होंगे तो ऑलरेडी वहाँ 4 रेसिस हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बाकी घुटने से नीचे ओबीसी हैं, दलित 4। आप होंगे 5वें नंबर पर। ये तो आरएसएस की सोच है। और वो ये नहीं, अनफॉर्चुनेटली हम उनके दुश्मन नहीं हैं, लेकिन उन्हें हमसे दुश्मनी है। और दुनिया में कहीं अगर इस्लाम के ऊपर अटैक होता तो वो अटैकर के साथ खड़े होते हैं। जैसे गाजा में, क्या गाजा में इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ यहूदी एंड मुस्लिम्स, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ इंसानियत। इंसानियत कत्ल हो रही है। तो भाई ठीक है, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अफसोस तो उस पर जाहिर करना चाहिए। हमेशा विक्टिम कोई भी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो। हम इवन यहूदियों के साथ अगर जुल्म होता है, हम उसमें यहूदियों के साथ होंगे। तो हमेशा ऑपरेसर के साथ ना आइए। तो मुझे एनी हाउ ये कहना है, जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वो आरएसएस या बीजेपी और मुस्लिम के बीच का दूरी कम कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछूंगा कि मणिपुर में जिस तरह से मामलात हुए, एक औरतों को क्रिमिनल्स के हाथ में दिया, नंगा करके उसे घुमाया, 1.5 साल से वहाँ कत्लेआम चल रहा, क्या आपने कोई आवाज़ उठाई? मुसलमानों का जो लिंचिंग हो रही है, वो लिंचिंग भी पसमानदा ग्रुप ही की हो रही है, कुरैशी हैं, अदर्स, जो बेचारे बिजनेस करते हैं जान मवेशियों की। क्या आपने कभी कोई स्टेटमेंट दिया? हरियाणा में 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया गाड़ी में, क्या आपने उसे कंडेम किया? 2 लोगों को पुलिस कस्टडी में, 2 भाइयों को यूपी के अंदर गोली मार दी गई, क्या आपने कभी उस बात को उठाया? जो अब ये रिसेंट जो हुआ है, इतना बड़ा मामला जिस पे जेडीयू हो, इवन आपको पासवान का बेटा
उसकी जो एलजेपी पार्टी है, जेडीयू है, ममता है, समाजवादी है, कांग्रेस है, और वहाँ की लोकल पॉपुलेशन ने सबने कंडेम किया कि जो योगी जी का ये स्टेप है कि नाम डिस्प्ले करें और नौकरों का भी अपना भी ओनर का, ये गलत है। लेकिन क्या आपकी आवाज़ उठी? नहीं उठी। तो आप जो कहते हैं कि आप इसे सेंटर को आसमान पे पहुंचा देंगे, बिल्कुल मैं समझता हूँ पहुंचा देंगे। होगा ये, सुन लीजिए बड़े गौर से, कि इस वक्त 4000 मेंबर हैं, या 8000 मेंबर वो मेंबर बनाएंगे जो मुस्लिम मोर्चे से होंगे, आरएसएस के होंगे, हिंदूज होंगे, क्रिश्चियंस होंगे। और जब 12000 मेंबर में 10,000 इनके होंगे, आप चूँकि ये सोसाइटी का रूल है, वो रेजोल्यूशन पास करेंगे और कहेंगे कि देखिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा इतना बड़ा काम कर रहा है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज को करीब लाने की बात कर रहा है, उनमें मोहब्बत पैदा कर रही है, लिहाजा उसका ऑफिस यहीं से क्यों ना चले। वहाँ पर ऑफिस खुलेगा और ज़िंदगी में आप अपनी औलादों को जवाब नहीं दे पाएंगे कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडिंग ओवर टू दैम। इंदिरा गांधी ने ये ज़मीन दी थी, सोनिया गांधी ने इसका वोट किया, और आज मुझे 100% खतरा नज़र आ रहा है इट विल गो इन द हैंड्स ऑफ आरएसएस। तो ये जो बातें, जहाँ तक हमारे कैंडिडेट का मामला है, सिराज साहब के पैनल के सदर साहब, नो डाउट मैं उनकी नीयत को वो नहीं कर सकता, हो सकता है उनकी नीयत बहुत साफ है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल दी है कि इन पर उनका रिएक्शन आना चाहिए था, आना चाहिए। 750 किसान मर गए, पहलवानों के साथ रेप हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। वो तो कर्नाटका से आए हैं, वहाँ हिजाब पे बैन हुआ, हलाल मीट पे बैन हुआ, क्या इन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया? तो आप कैसा, आप तो उन्हें मिनिस्ट्री मीन्स उन्हें एक ये चाह रहे हैं कि वो अपना घर वापसी हो जाए उनकी, यू आर रेसिस्ट। तो मेरा ये कहना है कि सर्टेनली हम चाहेंगे हम आपके साथ आएँ माजिद साहब, लेकिन पहले इन इश्यूज पर आप जवाब दें। बात करने में नो डाउट मुझे ये कहने में कोई नहीं कि मुझे नहीं लगा जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं के लिए कैंडिडेट हैं, यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर, कन्विंसिंग भी हैं, बातें अच्छी करते हैं, लेकिन जो टैग आप पे लगा है उसके ऊपर हमें फेथ नहीं है। आप पे हो सकता है, और आरएसएस इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपकी तो हैसियत क्या, मोदी जी की या योगी जी की या अमित शाह जी की या किसी की भी हैसियत नहीं उनके सामने वो हेड ऑन कोलिजन करें या उनकी सोच के खिलाफ बात कर सकें। तो आरएस एक आइडियोलॉजिकल वो है, पार्टी नहीं पॉलिटिकल, बीजेपी इसको पॉलिटिकल विंग है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम है हिंदू मज़हब को स्ट्रॉन्ग करना, और वो करना चाहिए सहज मज़हब को, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स चाहते हैं दूसरों को ख़त्म करना, अपने को स्ट्रॉन्ग करना। हम इसमें बिलीव करते हैं कि वो भी स्ट्रॉन्ग रहे, मज़हब अपना प्राइवेट मामला है, जैसे जो चाहे वो प्रैक्टिस करे, हाँ दूसरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। तो इन चीज़ों का जवाब देना होगा। तो बी श्योर कि अगर 6 के 6 कैंडिडेट फील्ड में रहे तो माजिद साहब वैसे तो हो सकता है 1:1 हो, तब भी वो जीत जाए। जो मुझे मालूम है, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आया, जो मुझे लोगों ने बताया कि दे आर मोर देन 200 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट वोटर्स एंड सर्टेनली दे विल वोट नॉट फॉर यू, दे विल वोट फॉर माजिद साहब। और 700-800 वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1300 की होगी, 2000 की नहीं होगी। और वैसे भी अगर 6 जगह बटेगा तो फॉरगेट
दैट एनी वन ऑफ यू आर इज गोइंग टू विन। और होना वही है कि उसके बाद वो मेंबरशिप खोलेंगे, जिसे चाहे बनाएंगे, जिसे चाहे नहीं बनाएंगे। दिल्ली से उन्हें 8,000 लोग मिल जाएंगे और फिर भूल जाइए कि ज़िंदगी में आप कभी इलेक्शन लड़ेंगे, या BOT में आएंगे, या एग्जीक्यूटिव में आएंगे, या कहीं और में आएंगे। आई एम ब्लंट, आई स्पीक, कड़वा है लेकिन सच है, सच्चाई यही है। डर के नहीं काम चलेगा, हमें ताकतवर रहना है, हिम्मत बांध के रखना, वो किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने प्रोटेक्शन, अपनी आइडेंटिटी के लिए। वी नीड नॉट टू सरेंडर। आप बार बार उसमें कुरान की बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं, इस्लामिक कल्चर की बात कर रहे हैं कि साहब इस्लामिक सेंटर, अरे व्हाट आर टॉकिंग। आधे से ज़्यादा तो सिर्फ ये है कि वहाँ सिर्फ इलेक्ट हो जाए, फ्री में चाय मिल जाए, फ्री में खाना हो जाए, बैठने का कमरा फ्री में हो जाया करेगा। ये अपनी सोच बदलिए और हिम्मत लाइए बोलने की, सच कहने की हिम्मत करिए, तब चलेगा काम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नो डाउट माई वर्ड्स वर वेरी बिटर, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वो मैंने बोला और आगे भी बोलता रहूँगा। कल ही यहाँ 2 मीटिंग माशाल्लाह 2 ग्रुप्स की हुई हैं अलीगढ़ में। एक बहुत अच्छा यहाँ लेमन ट्री है, एक गोल्डन स्टोन है, बहुत ज़बरदस्त शादी घर। एक में लंच था, एक में डिनर था। और इस पे ना जाइए कि बहुत मेंबर्स आए खाने के लिए, तो जिसे बुलाइए पहुंच जाएगा। आप 2 को इनवाइट करते हैं, 10 को लेके पहुंचता है वो, क्योंकि ज़ाहिर है 1,000-2,000 रुपये पर प्लेट है, फ्री में मिल रहा है माल। ये ना खुश होइए कि मेरे यहाँ इतने लोग आए थे। मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट टू ईट। ये देखिए उसमें वोटर्स कितने हैं आपको। तो इस गलत फहमी में मत जाइए कि आप खाना ज़्यादा खिला रहे हैं, लोग बहुत आ रहे हैं, आपको वोट ज़्यादा मिलेंगे। बल्कि खाने के बाद ये कह रहे हैं कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, क्यों बर्बाद कर रहे हैं इस तरह से। और सच्चाई भी यही, ये 5 स्टार होटल में खाना खिला करके या 1,000 रुपया 1,500 रुपया पर प्लेट खिला करके वोट नहीं मिलता। वोट मिलता तो मोदी जी को मिलता ना, 2024 में नहीं मिला ना। तो इसलिए सोचिए, समझिए कूलली। और जहाँ माजिद साहब का है, अगर वो प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट होते तो उनकी मदद उसके बाद हमें लेनी होगी, सबको लेनी होगी। हमें देखना होगा कि वाकई उनके क्या अचीवमेंट्स है, क्या वो कर सकते हैं। और उनके तो बहुत ही वेरी यार, और वो भी हमारी तरह गांव ही से आए हैं, बहुत मामूली से गांव से, घटिया किस्म के गांव से। जैसे मैं आई केम फ्रॉम ए विलेज नियर मंगलौर टाउन, रुड़की के पास है। वो भी कर्नाटक के एक छोटे से गांव है। एंड ही इज़ प्राउड ऑफ दैट एंड आई एम आल्सो प्राउड ऑफ माई विलेज। लेकिन एम्बिशंस उनके बहुत ज़्यादा है, मेरा ज़ीरो है। आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो है कम थोड़ा या बहुत, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं हूँ, रिटायर्ड आदमी हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि उसने इतना दे रखा है कि जितना मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए एम्बिशंस उतने रखिए जितने मुमकिन हो, जिसे आप वहाँ पहुँच करके पूरे कर सके लोगों की ख्वाहिशों। थैंक यू वेरी मच।